Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं और फिर हम आगे बताएंगे आपको कि हम किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमें सबसे पहले ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं और रेगुलर फीचर हैं स्पोर्ट्स 360 का, पाकिस्तान की साबिक कप्तान हैं, क्रिकेट कमेंटेटर एंड ब्रॉडकास्टर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? सना, आप मुझे सुन सकती हैं? कोई इशू आ रहा है, हम इस टेक्निकल इशू को रिजॉल्व करते हैं, फिर सना को डेफिनेटली अपने साथ ऑनलाइन लेंगे। और इनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हसन चीमा। हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ऑल गुड यार। हसन, गुड टू हैव यू ऑन द शो। लाइनअप पर नज़र डालते हैं, एक बार आपको बताते हैं कि किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का तारीखी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो चुका है। T20 मैच की अगर बात करें तो उसको ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था। हमने आपसे कल भी इस पर गुफ्तगू डिटेल में की। लेकिन अगर खिलाड़ियों की आप बात करें तो जो आपस में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहा है बहुत ही ज़बरदस्त है। आई थिंक हिस्टोरिक है जब आप बात करते हैं। वाकई तारीखी दौरा था। और अगर आप ओवरऑल सेंटिमेंट की बात करें, ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, उनकी तरफ से बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट्स आई। कुछ ने ये भी कहा कि हम आने से पहले काफ़ी घबराए थे, लेकिन हमें कहा गया था कि ऐसे होगा, लेकिन आकर हमें बहुत अच्छा लगा, कल्चर को बहुत इन्जॉय किया, लोगों से जो प्यार मिला उसको बहुत इन्जॉय किया। सूवेनियर्स एक्सचेंज हुए, शर्ट्स एक्सचेंज हुई। एरन फिंच जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे लिमिटेड ओवर्स के, उन्होंने भी बड़ी नेक तमन्नाओं का इजहार किया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और कहा कि पाकिस्तान में आकर जो उन्होंने क्रिकेट खेली है बड़ा इन्जॉय किया है तमाम लड़कों ने, और एक बड़ी अच्छी सीरीज़ रही, बड़ा अच्छा टूर रहा। इसी तरह टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने भी जो है वो नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने भी कहा कि बहुत वो खुश थे पाकिस्तान का दौरा करके। तो ओवरऑल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बहुत क्रेडिट जाता है कि जो उन्होंने कमिटमेंट की थी वो पूरी की, और इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बहुत क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने स्टोर को हैंडल किया। कुछ वजूहत की वजह से लिमिटेड ओवर सीरीज़ रावलपिंडी से लाहौर में ही मुंतकिल की गई, वहाँ पर सारे मैचेस हुए। और टेस्ट सीरीज़ का भी हमने देखा कि एक टेस्ट मैच रावलपिंडी में, एक टेस्ट मैच कराची में, एक टेस्ट मैच लाहौर में, और फिर लिमिटेड ओवर सीरीज सारी लाहौर में। तो बड़ी खुशाइन बात है कि लॉजिस्टिकली भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से टूर को मैनेज किया गया। इसके बाद आपको बताएंगे वनडे रैंकिंग्स के बारे में, जहाँ पर बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान बदस्तूर पहली पोजीशन पर बरकरार हैं। इमामुल हक 7 दर्जे तरक्की के बाद वो करियर बेस्ट तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात करें तो वो 8 दर्जे तरक्की के बाद बॉलर्स की रैंकिंग में 7वें नंबर पर हैं, यानी टॉप 10 में वो अपनी जगह बना चुके हैं। और टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो बाबर आजम की 5वीं पोजीशन है। तो पाकिस्तान के आपको कुछ प्लेयर्स अब वो टॉप 10 में आते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान मोस्टली लिमिटेड ओवर्स में तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। अब वही थोड़ा रेशो जब आपका टेस्ट क्रिकेट का ज़्यादा बढ़ेगा तो उसमें भी आपको परफॉर्मेंसेज नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जो हम चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान उस तरह से जगह बना पाए टॉप 10 में, जब आप मुख्तलिफ रैंकिंग्स की बात करते हैं, मुख्तलिफ डोमेन्स की रैंकिंग की बात करते हैं। इसके बाद आपसे फुटबॉल की बात करेंगे। फुटबॉल में यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स हुए, जिसका पहला मरला था और रियाल मैड्रिड का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला था। उन्होंने चेल्सी के ख़िलाफ़ अपना मैच जीता। बड़ी ज़बरदस्त स्कोर लाइन रही। करीम बेंजीमा ने हैट्रिक की और बार बार इस मैच से पहले कहा जा रहा था कि बेंजीमा का फैक्टर न्यूट्रलाइज करना होगा चेल्सी को, तभी चांस एक बन सकता है। ऑल्दो इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना वन साइड डोमिनेशन हो जाएगी, बट बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला रहा। और मेरे ख्याल से अगर आप बेंजीमा की जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। चेल्सी ने एक सैल्वेशन गोल तो बाद में ले लिया, बट ओवरऑल इट वाज ऑल रियल मैड्रिड। और अगर आप दूसरी तरफ बात करें तो विया रियल और बायर्न म्यूनिख का मैच था, उस पर भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि और भी बहुत सी चीज़ें जिन पर हमने गुफ्तगू करनी है। और बॉक्सिंग की अगर हम बात करें, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आती है बॉक्सिंग से, बड़ा एक्शन देखने को मिलता है। बट इस बार हम कहते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। और क्यूबा का एक बॉक्सर है जिनकी उम्र 63 ईयर्स यानी 63 साल उनकी उम्र है। और अगर आप उनकी बॉक्सिंग की बात करें तो उन्होंने बॉक्सिंग में वापसी का ऐलान किया है। 1969 के इनकलाब के बाद मुल्क में प्रोफेशनल बॉक्सिंग पर पाबंदी थी। बॉक्सिंग की वापसी से मुल्क भर के बॉक्सर्स में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और काफ़ी बॉक्सर्स हैं जो वापस इस एक्शन में नज़र आना चाहिए। क्यूबा ट्रेडिशनली बॉक्सिंग के लिए वहाँ पर आप कह सकते हैं कि अर्ली ऑन जब बैन नहीं था तो काफ़ी बॉक्सिंग का टैलेंट वहाँ पर नज़र आता था, बट अब एक बार फिर से मेन स्ट्रीम बॉक्सिंग में लगता ही है कि काफ़ी बॉक्सर्स वहाँ से निकलेंगे। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले आपको लाइनअप बताई कि हम किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमें अब ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर एंड ब्रॉडकास्टर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना। सना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो सना की लाइन में कुछ इशू है, उसको हम रिजॉल्व करते हैं। बट खैर हसन, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तारीखी दौरा था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। हमने क्रिकेट के एस्पेक्ट से ज़रूर बात की, क्रिकेट डिप्लोमेसी के एस्पेक्ट से अगर बात कर लें, जिसमें चेयरमैन पीसीबी ने भी एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने भी बताया कि रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट हुआ, प्रॉफिट्स भी हुए। ओवरऑल जो सेंटिमेंट था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान में आके उनका प्लेयर्स का, ये कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? आई आई थिंक कि मतलब कि एक वो इम्पोर्टेंट से ज़्यादा एक नॉर्मलसी वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 15 से 20 साल में नॉर्मलसी की एक बहुत शदीद कमी रही है। और जिस तरह बाकी दुनिया क्रिकेट खेलती है उस तरह पाकिस्तान में भी क्रिकेट नहीं खेली जाती। बट दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट कि आपके एटलीस्ट रेगुलर सीरीज हों, बायलैटरल सीरीज हों, पूरे पूरे टूर्स हों। अभी भी इश्यूज रहेंगे। बबल्स, जब बबल्स नहीं भी थे, कोविड वाले बबल्स, तो पाकिस्तान में आपको याद होगा जब पीएसएल जिस तरह होती थी या जो आपके बायलैटरल सीरीज हो रही थी, तो वो इस तरह की सिक्योरिटी में होते थे जिस तरह की दुनिया में कहीं पे और नहीं होता। बट तो अभी भी काफ़ी फासला है जो ट्रैवल करना है टू गेट टू अ नॉर्मलसी वाली बात। हम कई दफ़ा देखते हैं, ऑनलाइन भी देखें या आप किसी भी एक्स प्लेयर से बात करें तो वो कह रहे होते हैं कि 90s में या 80s में किस तरह से प्लेयर जो हैं ना सिर्फ क्रिकेट खेला करते थे, बल्कि सोसाइटी में और क्रिकेट के बाहर भी जिस तरह से इंटरेक्शन होता था फैंस का और प्लेयर्स का आपस में। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है कि जब हम छोटे होते थे तो टीम्स का आना और उनसे मिलना जो है, एक दैट वाज लाइक अ नॉर्मल थिंग। तो वो अभी भी एक फासला है जो ट्रैवल करना। बट ये खुशाइंद बात है कि एटलीस्ट एक बड़ी टीम के साथ यहाँ पे पाकिस्तान का एक टूर हुआ है। लास्ट ईयर इसी तरह साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान का एक कंप्लीट टूर हुआ था। तो ये बैक टू बैक दरमियान में, हाँ ठीक है, न्यूजीलैंड इंग्लैंड वाला एक धचका लगा था पाकिस्तान को, लेकिन ये बैक टू बैक होम सीजन में बड़ी टीमों का आना, पूरा टूर करना, एक मतलब नॉर्मलसी की तरफ जाने का बड़ा एक खुशाइंद बात है। बिल्कुल, एक खुशाइन कदम ज़रूर है नॉर्मलसी की जब हम बात करते हैं दुनिया क्रिकेट में, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि हम डिप्राइव्ड रहे इंटरनेशनल क्रिकेट से। और अब हम यही बात करते हैं कि वो रास्ता अब मुकम्मल हो चुका है। अब कोई वजह नहीं बनती कि आप किसी टीम को देखें कि वो नहीं आएगी पाकिस्तान। ओवरऑल सिचुएशन इज़ इम्प्रूव्ड। ऑस्ट्रेलिया का आना ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सिग्नल है दुनिया क्रिकेट को, क्योंकि फॉर द पोजीशन दैट ऑस्ट्रेलिया एंजॉयज इन वर्ल्ड क्रिकेट, तो उसकी बात ज़रूर है। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। सना मीर हमें ज्वाइन कर रही हैं। सना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सना, आखिरकार आपकी लाइन लग गई अब। और अब अच्छा ये बताइए कि जिस तरह हसन ने कहा कि नॉर्मलसी की तरफ अब हम एक कदम बढ़ा चुके हैं और अब पूरी वो एक हमें डायरेक्शन नज़र आती है। ओवरऑल हमें न्यूजीलैंड का सिनारियो भी याद है, फिर उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो कमिटमेंट थी वो उन्होंने पूरी ज़रूर की। बट आप इसको प्लेयर्स के एस्पेक्ट से कैसे देखेंगी? जैसे पैट कमिंस ने बड़ा स्टैंड आउट किया, उन्होंने कहा जी मेरी तमाम लड़कों से बात हुई है, वो टूर करेंगे। उसके बाद अगर आप कुछ प्लेयर्स की बात करें, जैसे मानस लबुशेन हो गए, वो बहुत एक्साइटेड थे पाकिस्तान आने के लिए। तो जो प्लेयर्स का सेंटिमेंट था उसको आपने कैसे गेज किया? आई थिंक बहुत इसमें नजर आता है ऑस्ट्रेलिया की लीडरशिप को भी हम देखते हैं फ्रॉम द बोर्ड एंड द कैप्टन पॉइंट ऑफ व्यू। लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कम्युनिकेट ठीक तरीके से किया जाए, प्लेयर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। न्यूजीलैंड की सीरीज में हमें यही पता चला कि बिल्कुल एंड पे प्लेयर्स को जाने से स्टेडियम मना कर दिया, वो बिल्कुल आखिरी टाइम पे फैसला एक टॉप लेवल से ही हो गया। तो आई थिंक जब आप ऑन बोर्ड लेके प्लेयर्स से फैसला करते हैं तो ऑब्वियसली प्लेयर्स उसको बैक भी करते हैं। तो ये बहुत ही खुशाइन चीज़ है, उनकी लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ कहती है हमें। और डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है, बिकॉज यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है कि पाकिस्तान इस तरह की सीरीज होस्ट कर सकता है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जब आगे खेलेगी तो ऑब्वियसली बाकी लोगों के पास एक्सक्यूज बहुत कम रह जाएगा। डेफिनेटली एक्सक्यूज़ तो अब नहीं रहना चाहिए जिस तरह हम बात करते हैं। और आगे आने वाले वक्तों में हमें पता है कि बहुत ज़बरदस्त टूर्स भी हैं। और उसके बाद आगे पाकिस्तान को, अगर आप आईसीसी इवेंट्स की बात करें तो वहाँ पर भी पाकिस्तान को कुछ इवेंट्स का शेयर मिलने वाला है। बट एक और पर्सपेक्टिव अगर देखें हसन, तो अगर डिसीजन मेकिंग एंटिटीज़ की बात करें तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इज़ वन। फिर ऑब्वियसली उनकी गवर्नमेंट का भी डिसीजन था, जिस तरह दुनिया में होता है कि गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, फिर आपके क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन होता है। बट एक और इंस्ट्रूमेंटल बॉडी जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए आई वो उनकी प्लेयर्स एसोसिएशन थी। उसका क्या रोल था आप समझते हैं? और अगर हम उसकी फॉर्मेशन की बात करें, मतलब क्रिकेट की दुनिया में अगर क्रिकेटर्स की कोई एसोसिएशन है तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है?
आई थिंक कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही होती है, और ये एक चीज़ है जो पाकिस्तान में लैकिंग होती है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में यहाँ प्लेयर्स एसोसिएशन या प्लेयर्स यूनियन ना होना, पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकों में भी, शोबों में भी ये मसला रहा है, बट क्रिकेट में इन जनरल रहा है कि अगर आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो मर्जी डिसीजन लेती है, जब तक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से कोई अप्रूवल ना आता तो कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं हो सकता था। और इस लिहाज से पाकिस्तान रिलेटिवली लकी रहा कि शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के बड़े इन्फ्लुएंशियल मेंबर रहे हैं, उसके हेड रहे हुए हैं। साथ में आप उस्मान ख्वाजा को देख लें जो 7-8 साल से क्वींसलैंड की कप्तानी कर रहे हैं, उनका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है वहाँ पे, स्पेशली डाइवर्सिटी के मामले में वो ऑस्ट्रेलियन ACA के बड़े इंपॉर्टेंट रोल रहे हैं। आप खुद देखें कि ही वाज द फर्स्ट मतलब एशियन बॉर्न प्लेयर या एशियन याद प्लेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला सिंस प्रीटी मच डेव वॉटमोर। और अब आप देखते हैं तनवीर संगा, जेसन संगा, इस तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं। एलाना किंग जो है वो उनकी वुमेन्स टीम का हिस्सा है। आप और ज़्यादा डाइवर्सिटी देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में, तो ये उस एसोसिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दीज ये जो बड़े ओहदेदार हैं उनके टेम बीइंग प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान आ चुके हैं या PSL का आ जाते, पाकिस्तान नहीं आए थे, पहली दफ़ा पाकिस्तान आए, बट वो PSL का हिस्सा रहे हैं और वैसे भी उनका एक ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ, तो उनका इन्फ्लुएंस बड़ा इंपॉर्टेंट था, विच अलाउड कि पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर जो हैं पाकिस्तान आ गए। कि अगर आप डेविड वार्नर की बात करें, वार्नर और ख्वाजा तो व्हेन दे वर लाइक 13-14 साल के थे, सेम क्लब वेस्टर्न सिडनी में एक साथ ही पले बड़े थे, एक ही क्लब से खेलते हुए आ रहे थे। तो फिर जितना मर्जी आपकी सिक्योरिटी एजेंसी या क्रिकेट बोर्ड या जो मर्जी कह ले डेविड वार्नर को, वार्नर अगर ख्वाजा कहेगा तो वो आएगा, वो आएंगे पाकिस्तान। अगर वो उनको मना कर देते तो जिस तरह मर्जी रीएश्योरेंस मिल जाती तो प्रॉब्ली ना आते। तो ये जो चीज़ें ये बहुत मैटर करती हैं। स्टीवन स्मिथ भी प्रीटी मच उसी ग्रुप का हिस्सा है। पैट कमिंस की आप बात कर लें तो वो पूरा जो एक कनेक्शन जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, वो बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। और दैट इज़ वन थिंग जो पाकिस्तान की नॉर्मलसी की जो मैं बात करूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज वेल, कि आपके दरमियान में अगर आपको याद हो तो अबाउट 2006-7 से लेकर 2015-16 तक, वो जो 8-10 साल थे, उसमें आप कह सकते हैं पाकिस्तान का जो क्रिकेट की फ्रेटर्निटी है उससे पाकिस्तान का ताल्लुक तकरीबन ख़त्म हो गया था। क्योंकि पाकिस्तान की प्लेयर्स IPL नहीं खेल रहे थे, विच वॉज बेसिकली लाइक दुनिया भर के सारी दुनिया की बड़ी टीमों के प्लेयर्स एक साथ खेलते थे, ड्रेसिंग रूम शेयर करते थे, होटल शेयर करते थे, फील्ड शेयर करते थे, और पाकिस्तान जो थे उससे ऑस्ट्रेसाइज था। तो अब वो पोस्ट PSL और फिर पाकिस्तान की अपनी परफॉर्मेंस भी, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की देख रहे हैं, 2019 का वर्ल्ड कप, 2021 का वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है उससे पाकिस्तान का एक इन्फ्लुएंस आया है, एक वो कनेक्शन दोबारा से बनी है। और फिर पाकिस्तान प्लेयर्स का इन सब लीग्स में जाके खेलना, आपने बिग बैश 20 साल देखा स्टार्ट ऑफ दिस ईयर कि किस तरह से बिग बैश में कितने पाकिस्तानी खिलाड़ी जाके खेले हैं। तो वो सारे जब कनेक्शंस बनते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी जो प्रेजेंटेशन जो सिक्योरिटी एजेंसीज की वजह से जिस और की वजह से आती है। दैट ट्रस्ट, दैट कनेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो प्लेयर्स की आपस में होती है। पाकिस्तान बिकमिंग पार्ट ऑफ दैट क्रिकेट फ्रेटर्निटी अगेन बहुत पाकिस्तान के लिए अहम है। कि अगर आप देखेंगे इवन एंड ऑफ दिस टूर, आप देख रहे थे T20 के बाद जो जिस तरह से शेयर कर रहे थे अपनी वो शर्ट्स, और एक्सचेंज ऑफ शर्ट्स हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ सुवेनियर्स हो रहा था, और जिस तरह थ्रू आउट इस पूरे एक महीने में इंटरेक्शन हुए हैं दोनों टीमों के आपस में, उसमें वो भी कंसिडर करें। बार बार आप ये नोटिस कर रहे थे कि कितने ऐसे प्लेयर हैं जो एक साथ एक ही फ्रेंचाइज में खेले हुए हैं। हारिस रऊफ के जो उनके मेलबर्न के सारे टीममेट्स है, वो उनको देख रहे हैं। शराब जो हैं वो ब्रिस्बेन के लिए खेले हुए हैं, या फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो यहाँ आके खेले हैं, जैसे मैं उस्मान ख्वाजा की बात की। तो वो फैक्टर्स जो हैं वो अब आपको साफ वाजे हो रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। सबसे ज़्यादा जो PSL की जब आप बात करते हैं, मोस्ट प्लेयर्स जो खेलते हैं वो इंग्लैंड के ही खेलते हैं, जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द कैलेंडर, बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल। तो जो इंग्लैंड का इस साल के एंड पे टूर होगा, उसमें भी आई थिंक आप इसी तरह की शायद इंटरेक्शन देखें। शायद वो इस लेवल की वार्मथ या इस लेवल की दोस्ती ना देखें, लेकिन एटलीस्ट वो एक अंडरस्टैंडिंग हो गया, एज लॉन्ग एज इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुदाखलत नहीं करता। बिल्कुल, सेंटिमेंट्स वहीं पर होंगे। आप सना मीर, आप क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमें पता है ऑस्ट्रेलिया में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर अगर हम आप इनकी फीमेल क्रिकेटर्स की भी बात करें, जब वेजेस की बात हो रही थी तो तब भी इस क्रिकेट एसोसिएशन ने बहुत स्टैंड आउट किया था। बिल्कुल, देखिए कि वो सोसाइटीज बहुत इवॉल्व सोसाइटीज हैं व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स। उसकी वजह से जो उनकी प्लेयर्स एसोसिएशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत क्लियर हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। वहाँ पे जेंडर
को अब इस तरीके से नहीं देखा जाता, और ह्यूमन जो ओवरऑल ह्यूमन राइट्स हैं वो भी इतने इवॉल्व हो चुके हैं वहाँ पर कि वो लोग बहुत ही आगे निकल चुके हैं हम लोगों से इस जगह पर। हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स एसोसिएशन तो है ही नहीं, बट ओवरऑल जो बेसिक राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के वही यहाँ पर अभी पूरी तरीके से जब पूरे नहीं हो रहे, तो प्लेयर्स और इन चीज़ों की बात तो फिर ऑब्वियसली हम बहुत ही पीछे हैं अभी। और जब तक इस तरह की एसोसिएशंस बनेंगी नहीं, क्लैरिटी आएगी नहीं, प्लेयर्स एज अ कलेक्टिव अपने राइट्स के लिए नहीं बोलेंगे। अभी ऐसा ही होता है, एक दो प्लेयर्स बोलते हैं, उनको फिर उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से उनको या तो सिस्टम से बाहर कर देते हैं, या कोई भी इस तरह की उनकी अगेंस्ट चीज़ आ जाती है कि बाकी प्लेयर्स डिस्करेज हो जाते हैं बात करने से। तो ये एक बहुत ज़रूरी होता है प्लेयर्स एसोसिएशन में। फिर प्लेयर्स को फ्रंट पे नहीं आना पड़ता, एसोसिएशन ही उनके राइट्स के लिए सारी फाइट कर लेती है, और प्लेयर्स जो हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं उन सब पॉलिसी। तो सना, आपको क्या लगता है क्या वजह पाकिस्तान में इसकी फॉर्मुलेशन उस तरह से नहीं हो पा रही? इज इट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसकी आपने भी बात की? इसका मुझे सही से अंदाजा नहीं। आई गेस इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी चाहिए होगी आपको, और बोर्ड्स कितना एक ओपन होंगे इस चीज़ के लिए। एक हम लोग वैसे भी एज अ सोसाइटी कितना हमारे अंदर टॉलरेंस है टू हैव डिसएग्रीमेंट के दूसरे एक ओपिनियन के लिए हम कितनी स्पेस रखते हैं, वो एक आई थिंक और रीज़न है कि हम इस तरह की एसोसिएशन को बनने भी नहीं देते, क्योंकि ऑब्वियसली आपको डिस्कशन के रूम्स ओपन रखने चाहिए रादर दिन कि बस एक फैसला हो जाए और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन ना हो। तो वो इवॉल्व होना पड़ेगा हमें एज अ सोसाइटी भी, और लीडरशिप भी बहुत ज़रूरी होगी इसमें। बिल्कुल, लीडरशिप भी बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल जिस तरह हमने कहा कि एक तारीखी दौरा था जो अपने इख्तिताम को पहुंचा, बड़ा अच्छा सेंटिमेंट रहा ओवरऑल दोनों कैंप्स की तरफ से। बहुत सी अच्छी खबरें थी, बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हमने देखी, और नो डाउट एक स्टेपिंग स्टोन है जब आप बात करते हैं नॉर्मल सी की, जिस तरह हसन ने भी कहा, सना ने भी जिस तरह कहा, ये जो प्लेयर्स का आपस का सेंटिमेंट है, इट गोज़ अ लॉन्ग वे बिटवीन द टू क्रिकेट बोर्ड्स एज वेल। तो आई थिंक मुबारकबाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा को, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बहुत मुबारकबाद, दोनों टीम्स को, फैंस को बहुत मुबारक हो, क्योंकि वाकई एक तारीखी दौरा था। अगर थोड़ी सी आगे गुफ्तगू करें क्रिकेट के ऊपर, तो रैंकिंग्स की भी बात आपसे करनी है। रैंकिंग्स में अगर बात करें वनडे की रैंकिंग्स में, तो बैटर में बाबर आजम बदस्तूर पहली पोजीशन पर बरकरार हैं। इमामुल हक की बात करें अगर, तो वो करियर बेस्ट अपनी तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं। 7 दर्जे तरक्की उन्होंने हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो 8 दर्जे तरक्की के बाद बॉलर्स की रैंकिंग में वो 7वें नंबर पर आ गए। टेस्ट की रैंकिंग में बाबर आजम 5वें नंबर पर हैं। इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, पीटीवी पर होते हैं, और इनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि आसिफ अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आसिफ, ओवरऑल रैंकिंग्स की बात करें, हमने सीरीज़ की तो बात बहुत कर ली, क्रिकेट की बहुत बात हो गई, बट एक स्टेपिंग स्टोन है रैंकिंग्स, और इस पर आने से पहले एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे रैंकिंग्स की। रैंकिंग्स में पाकिस्तान के प्लेयर्स ने किस तरह अपनी पोजीशन बेहतर की है, चाहे वो बाबर आजम हो, वो बदस्तूर पहली पोजीशन पर हैं। अगर आप बात करें इमामुल हक की, तो वो करियर बेस्ट नंबर 3 पर आ गए हैं बैटर्स की रैंकिंग में। वनडे इंटरनेशनल्स में शाहीन शाह अफरीदी भी अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर चुके हैं। बॉलर्स की रैंकिंग में उनकी पोजीशन भी बड़ी ज़बरदस्त है। कि आसिफ अहमद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आसिफ, क्या कहना चाहेंगे रैंकिंग्स के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली एक बेंचमार्क होता है, तो बड़ी अच्छी एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो इसमें जगह बना रहे हैं टॉप 10 की अगर बात करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और जिस तरह से बाबर आजम की क्लास है और उनकी फॉर्म एक लंबे अरसे से चल रही है, जो उनके अंदर पोटेंशियल है, और ये वक्त आ रहा है कि हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा बल्लेबाज आ गया है कि जो हम देख रहे थे कि एक लंबे अरसे से हम मिस कर रहे थे। मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, सईद अनवर, जो बड़ी क्लास के प्लेयर थे, पाकिस्तान को ऐसा प्लेयर जो है काफ़ी अरसे बाद मिला है। और बहुत अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट के आने से, और दुनिया क्रिकेट की ज़बरदस्त जो नंबर 1 की टीम है, अव्वल दर्जे की टीम है ऑस्ट्रेलिया, जब वो पाकिस्तान आई है और यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट हुई है,
वनडे क्रिकेट हुई है, T20 क्रिकेट हुई है, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को एक एक्सपोजर मिला है। और जब एक्सपोजर की बात अभी आप कर रहे थे, तो आप देखिए कि जो इंटरनेशनली टीम्स हैं, इंग्लैंड की अगर आप बात करें अहमद, तो उनके जो 10 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, जो उनकी स्कूल क्रिकेट होती है, वहाँ पे उनको डाइव और स्लाइड सिखाई जाती है। पाकिस्तान में जब आप अंडर 19 में जाते हैं तो फिर आपको कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि डाइविंग और स्लाइड क्या होती है, क्योंकि क्लब के अंदर तो वो फैसिलिटीज़ ही नहीं होती। मेरे ख्याल क्लब से के फर्स्ट क्लास में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। मुझे अभी भी याद है कि शुएब मलिक ने मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरा नॉलेज यही है, अगर हम इस्लामाबाद के एक ग्राउंड की बात करें, आप भी उस ग्राउंड से वाकिफ़ हैं, कि उसको बाकायदा फर्स्ट क्लास के स्ट्रक्चर से निकाल दिया गया था इसी बात पे कि शुएब मलिक या किसी और पाकिस्तान प्लेयर ने वहाँ पर स्लाइड मारने की कोशिश की तो उनका घुटना उस जी बिल्कुल फंस गया उसमें और घास में, और वो गिर पड़े। बिल्कुल। फैसिलिटीज़ तो खैर है ही नहीं हमारे पास जब हम उसकी बात। जब आप फैसिलिटीज़ की बात नहीं होती और उसके बाद जो है, और हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद अगर हमारे प्लेयर्स जो हैं वो रैंकिंग में आ रहे हैं, तो आप ये देखें कि अगर हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाए और अगर हमारे प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाएं क्लब लेवल से, स्कूल क्रिकेट से, तो पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ पे जा सकती है। और पिछले 3 साल से पाकिस्तान में अंडर 19 की एकेडमी नहीं लग रही, और अभी जो अंडर 19 के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसमें जो प्लेयर्स को 3 दिन के लिए कैंप में बुलाया जाता है, और मुझे कुछ कोचेज़ ने बताया कि 3 दिन में तो हम उनका नाम भी जान नहीं पाते, तो हम उनकी गलतियों पे क्या काम कर पाएंगे। ओरिजिनल अंडर 19 की बात करें, मैं अंडर 19 ओरिजिनल वाले। जी 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 बिल्कुल। देखें अहमद, अब खैर अब इसके ऊपर भी काम हो रहा है, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जिस तरह से रमीज़ राजा जो है वो फॉर्म्स लाना चाहते हैं, रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, कि वो तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, कि जो सिफारिश कल्चर है और जो कॉन्टेक्ट्स का कल्चर है उसको ख़त्म किया जाए और सही मानों में मेरिट और टैलेंट को ऊपर लाया जाए, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और इसको सपोर्ट भी करना चाहिए। और जबकि एक ऐसे मोमेंट पे जब न्यूजीलैंड की टीम आखिरी घंटे में पाकिस्तान से सिक्योरिटी का बहाना बना के वापस चली जाती है, उस दोबारा से क्रिकेट को पाकिस्तान में लाना और पूरी दुनिया को ये बताना कि हम होम सीरीज अवे नहीं खेलेंगे, जिसने खेलना वो पाकिस्तान में आगे खेले, तो ये जो स्टांस लिया है इससे मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होने वाला है। सना मीर, रैंकिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि हमें पता है एक बेंचमार्क है जहां से दुनिया गेज करती है। जब आपको पता है कि आपके पास दुनिया के नंबर 1 बैटर मौजूद हैं, आपके पास टॉप 10 में एक बॉलर मौजूद हैं, आपके एक और बैटर नंबर 3 पोजीशन पर हैं, तो फिर दुनिया की नज़र डेफिनेटली आप पर होगी। बिल्कुल, आई थिंक जब इस तरह की प्लेयर्स की अचीवमेंट होती है, फिर बाकी दुनिया के जो प्लेयर्स होते हैं, जो टीम्स होती हैं, वो आपको सीरियसली लेती हैं और वो खेलना चाहती हैं आपके साथ। और जो बात हम पहले भी कर रहे थे कि अगर पैट कमिंग्स हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, अगर वो कन्विंस कर पाए हैं अपनी टीम को, उसमें बहुत ज़्यादा ये भी वजह है कि आगे ऑन स्टेक क्या है, आप किस तरह की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो ये जब इस तरह की रैंकिंग्स होती हैं, ऑब्वियसली इमामुल हक का इतना बड़ा जंप जो है वो मेरे लिए सरप्राइजिंग है। बहुत अच्छा खेले, पर बाबर ने बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई है। आई थिंक ये बहुत ही खुशाइन चीज़ है हमारे लिए। और जब आप इस तरह की कंपेटिटिव टीम्स के साथ खेलना चाहते हैं तो ऑब्वियसली दूसरी मुल्क भी आपको बहुत सीरियसली लेते हैं और फिर आपकी क्रिकेट को फरोग मिलता है और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त रोल मॉडल्स हैं। आपकी जो ड्रीम है अगली जनरेशन की वो बहुत बड़ी हो जाती है, उनके लिए फिर नंबर 1 जो है वो ऐसी रैंकिंग नहीं है जो अनरीचेबल हो। सर, आप जब नंबर 1 रैंकिंग्स पर आई, बिकॉज यू आर समबडी हु कैन रिलेट टू दैट, तो किस तरह चीज़ें फिर आपने बदलती हुई देखी, अगर आप क्रिकेट फ्रेटर्निटी की ओवरऑल बात कर लें या सीरियसनेस जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को लिया गया? जी सॉरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो देखें उसमें ये चीज़ होती है कि अपना एक सेल्फ बिलीफ एज अ प्लेयर बढ़ता है और एज अ यूनिट भी बढ़ता है। बिकॉज आप जो भी एक बहुत अच्छा कंपटीशन विद इन द टीम भी चल रहा होता है, तो बाकी जो प्लेयर्स होते हैं वो उनको नज़र आता है कि अगर ये पहुंच सकती हैं तो मैं भी पहुंच सकती हूँ। तो एक तो ओवरऑल जो आपकी बॉलिंग यूनिट है, मुझे ये लगता है कि उसके बाद जो हमारा स्पिन यूनिट है उसका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया। बिकॉज बहुत सी हम टारगेट बॉलिंग साथ करते हैं, जब मैं भी 5 बॉल टारगेट पे गिरा रही हूँ, वो भी 5 बॉल गिरा रहे हैं, तो एक आप रिलेट कर सकते हैं कि भाई हाउ गुड वी आर एज कम्पेयर टू सना, और अगर सना नंबर 1 है तो क्या है। तो एक तो विद इन द टीम आपका एक जो बॉलिंग यूनिट होता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। और फिर जो आने वाली लड़कियां हैं, मेरे ख्याल से जितनी भी पाकिस्तान में टेकअप कर रही हैं क्रिकेट को खास तौर पे, तो उनके दिमाग में ये बैरियर ख़त्म हो गया। जब मैं सोचती थी नंबर 1 होने का,
तो मैं ये सोच रही थी कि कैसे होगा एशिया से। मैंने देखा अगर टेनिस में सिर्फ एक सानिया मिर्जा थी, वो भी मार्टिना हिंगिस के साथ मिल के नंबर 1 हुई थी, तो एज एन इंडिविजुअल आप कैसे इसको अचीव करेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। बट एक दफा जब हो गया अचीव, तो फिर वो ऐसा रहता नहीं है कि आपके दिमाग में कोई जो मेंटल बैरियर होता है वो खत्म हो जाता है, ना सिर्फ मेरे अपने लिए बल्कि बहुत सी और लड़कियों के लिए जो ऐसा सोचती थी, और फिर स्पॉन्सर्स के लिए भी, क्योंकि फिर मैं भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गई, क्योंकि पहले बहुत से स्पॉन्सर्स भी ये बोलते थे हम क्यों वुमेन्स क्रिकेट पे इन्वेस्ट करें, आगे से रिजल्ट्स तो होते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट फिर आप देखें उसके बाद कमर्शियल अगर एड्स भी देखें, वो चीजें भी देखें, तो उसके बाद मुझे ज्यादा मिलनी शुरू हुई। तो एज एन एथलीट, फीमेल एथलीट, वो मुझे फायदा नजर आया कि विजिबिलिटी बहुत बढ़ गई थी उसकी वजह से। बिल्कुल विजिबिलिटी तो है। एंड ऑन अ लाइटर साइड फिर हमने जब आपने एडवर्टीजमेंट्स की बात की तो फिर वो गाड़ी वाला ऐड मुझे ज़रूर याद आ जाता है। बट सना मीर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन स्पोर्ट्स 360। हसन पे जाने से पहले, क्योंकि हसन हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, फुटबॉल और बॉक्सिंग भी है, फिर मैं उनसे रैंकिंग्स का भी पूछ लूँगा। बट आसिफ, आपके फाइनल थाट्स अगर हम बात कर लें ओवरऑल कि पाकिस्तान क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आ रही है, वेरी क्विकली ऑन द इंप्रूवमेंट जब हम रैंकिंग्स की बात करें। देखिए अहमद, अगर आप इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे तो फिर आपको स्ट्रक्चर के ऊपर बात करना पड़ेगी, आपको स्कूल क्रिकेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपकी यूनिवर्सिटी क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद अनवर यूनिवर्सिटी क्रिकेट से पाकिस्तान के लिए खेले, और इसकी और भी बहुत सी मिसालें हैं। तो जब तक स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं होगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तानी स्टैटिशियन जो हैं वो 2007 का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आपके इंडिया जो है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 2022 के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। इंडिया सबसे ज़्यादा स्टैटिशियन, इंडिया की टीम जो अपने साथ कैरी करती है। आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके रिसोर्सेज हैं, उनको बढ़ाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल यही है कि अब राइट टाइम है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जंप मिले, क्योंकि हम दोबारा से टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में पूरे तरीके से बहाल हो चुकी है। और पाकिस्तान में जो दूसरे कंसर्न्स थे, सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है पूरी दुनिया के लिए क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, रिसोर्सेज पे काम करें और यूनिट होकर काम करें, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल आगे बढ़ सके। कि आसिफ अहमद, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करते स्पोर्ट्स 360 पर। हसन, फुटबॉल और बॉक्सिंग पे जाने से पहले रैंकिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिविजुअली इंप्रूवमेंट्स हमें ज़रूर नजर आ रही है। बाबर तो ऑब्वियसली इज अ क्लास अपार्ट, बट जिस तरह से इमाम ने एक मैसिव लीप लिया है, इसमें रीजनिंग तो वही है कि आपके, क्योंकि पाकिस्तान रोटेट नहीं करता बाकी दुनिया में, अगर आप देखें तो बायलैटरल जो जितनी भी उनकी 50 ओवर सीरीज होती है उनमें वो रोटेट करते हैं, रोटेशन पॉलिसी रखते हैं, बॉलर्स के ऊपर भी बैटर्स के ऊपर भी। मेन प्लेयर्स रेगुलरली नहीं खेलते। पाकिस्तान उन कुछ ममालिक में से रह गया जो अभी भी इवन हर बायलैटरल सीरीज में अपनी बेस्ट 11 ही खेलते हैं। हर पाकिस्तान के जो टॉप 3 है, फखर, इमाम और बाबर का, वही रेगुलरली खेलते रहते हैं। तो दैट हेल्प्स देम क्लाइम अप द रैंकिंग। कि अगर रोहित शर्मा से ऊपर इमाम हुए हैं, तो आई डोंट थिंक कि इस वक्त कोई भी न्यूट्रली अगर देखे तो वो कहेगा कि इमाम इज अ बेटर बैटर देन रोहित शर्मा एज फार एज 50 ओवर की क्रिकेट इज कंसर्न। बट दिस ऑल्सो शोज इमाम की अपनी जो कंसिस्टेंसी है कि मतलब अभी उनके 50 वनडे भी नहीं हुए, 9 सेंचुरियां हो गई हैं। और फिर वो आपके रैंकिंग के ऊपर भी सवाल उठता है, क्योंकि एक तरफ पूरा मुल्क जो है इमाम की स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करता है, दूसरी तरफ इमाम वन ऑफ द 3 बेस्ट ओडीआई बैटर्स इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक इसके बाद जो पाकिस्तान में बड़ा लोगों को शौक होता है इंडिविजुअल रैंकिंग्स की बात करने का, इमाम के ऊपर जाने से या तो उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इमाम इज रियली क्वालिटी वनडे प्लेयर, या फिर वो ये रियलाइज करेंगे कि जो आईसीसी के रैंकिंग सिस्टम्स हैं क्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, वो शायद उतने फुल प्रूफ नहीं है जितने जब आप केस प्रेजेंट कर रहे होते तो आपके ख्याल में होते हैं। डेफिनेटली यही केस है, बट ओवरऑल चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। क्रिकेट से अब आपका फोकस लेकर चलते हैं फुटबॉल की तरफ। यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स की पहली लेग थी और उसमें हमने देखा कि बहुत से इंटरेस्टिंग मैचेस हुए। लेकिन अगर आप हाईलाइट की बात करें तो रियल मैड्रिड और चेल्सी का मैच था। हसन, करीम बेंजीमा, लोग अब डिबेट कर रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर 9 एवर, बट एक ही फैक्टर था जो लग रहा था कि शायद चेल्सी उसको देखेगी कि हमें न्यूट्रलाइज शायद करना पड़े, बट बेंजीमा वाज कंप्लीटली अनस्टॉपेबल। ग्रेटेस्ट नंबर 9 वो तो खैर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कंसिडरिंग फुटबॉल की हिस्ट्री रही है। मतलब अभी भी लेवेंडोव्स्की के साथ उनका एक मुकाबला रहता है, पिछले 3-4 साल से टाकरा रहा है। लेकिन आई थिंक कि जो इस वक्त इम्पोर्टेंस है, जैसे आपने बात की कि चेल्सी को नहीं कोई टारगेट करना था, अगर आप देखें पिछले एक महीने में ही बेंजिमा ने हैट्रिक करके पीएसजी को हराया, रियल मैड्रिड को क्वार्टर फाइनल तक लेके गए। फिर बेंजिमा के बगैर रियल मैड्रिड जो है 4-0 हारी क्लासिको बार्सिलोना से।
और उसके बाद फिर बेंजेमा वापस आते हैं अगेंस्ट चेल्सी अगेन 3-1, एक बार फिर हैट्रिक। तो वो उसकी इम्पोर्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई देती है। और PSG वाले मैच में ही पास्ट अल्फ्रेडो डी स्टेफानो मैड्रिड के सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर, सेकंड टॉप 3 गोल स्कोरर बन गए थे। राहुल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनसे ऊपर है, और विद इन दिस सीजन ही आपके साथ राहुल को भी क्रॉस कर लेंगे। तो मोस्टली जो बेंजेमा का करियर रहा है उनका आई थिंक 13th सीजन है मैड्रिड के साथ। तो इनका करियर जो है वो थोड़ा सा ओवरशैडोड रहा है, बिकॉज रोनाल्डो के साथ स्ट्राइक पार्टनरशिप का हिस्सा रहे थे, या फिर फ्रंट थ्री का हिस्सा होते थे, बेल के साथ या डिमरिया के साथ या खामिस के साथ एक सीजन में। तो अब जो है पिछले 2 सालों में ये 3 सालों में तीसरा सीजन जो है बेंजेमा बिकमिंग द सेंटर ऑफ अटेंशन। आपको मैड्रिड में उनकी ग्रेटनेस का सही अंदाजा है। 1 साल लीग टाइटल जितवाया उन्होंने, लास्ट सीजन नहीं जितवा सके थे, लेकिन इस साल फिर लीग टाइटल जितवाएंगे। प्रॉब्ली ला लीगा के बेस्ट प्लेयर भी होंगे, और आई थिंक प्रॉब्ली नहीं, सर्टनली होने चाहिए, क्योंकि इस साल ला लीगा में बेस्ट प्लेयर वही रहे हैं। तो उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उनकी जो लेट रियलाइजेशन है, वो आपको फाइनली दुनिया जो है इज कैचिंग अप टू दैट। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर आप नोटिस करें, बेंजेमा इज 34, लेवेंडोव्स्की अपनी 30s में, हमने इससे पहले ज़्लाटान को देखा अपनी 30s में सक्सेसफुल होते हैं। इवन रोनाल्डो भी अपनी अर्ली 30s में, शायद वो अपनी मिड 20s वाला उनका एथलेटिसिज्म नहीं था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ गोल्स वो तब भी कम्पीट कर पा रहे थे। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं। इब्राहिमोविच अभी 40 साल के हैं और मिलान को सीरिया टाइटल रेस का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। वो जो एक आपके दिमाग में सोच होती थी कि एक प्लेयर की पीक क्या है और एक प्लेयर की फिजिकल डिक्लाइन कब से शुरू हो जाएगा, वो शायद अब निकालने की बात आ गई। आप बाकी स्पोर्ट्स में भी देखते हैं टॉम ब्रेडी अपनी मिड 40s में है, और वो एंसेलोटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट, अगर उनके लिए बात करें, उनके लिए हाउ इंपॉर्टेंट वाज दिस विक्ट्री? टॉमस टुखेल चेल्सी में तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हमें नजर आ रही है ओवरऑल लीग को भी देख के, बट फॉर एंसेलोटी हिमसेल्फ ये कितनी जरूरी थी ये विक्ट्री? आई थिंक क्लासिको 4-0 के बाद बहुत जरूरी थी, क्योंकि PSG वाले मैच का जो खुमार था वो काफी हद तक उतर गया हुआ था। इवन PSG ने भी 180 मिनट में मैड्रिड को डोमिनेट ही किया था। वो तो एंड में मैड्रिड का कैरेक्टर था जिसने उनको पुल थ्रू करा दिया। तो आफ्टर दैट ये इस तरह का एक मैच चाहिए था एंसेलोटी को, बट अगेन मैड्रिड है, आपको कुछ पता नहीं कि इस साल वो चैंपियंस लीग और लीग दोनों जीते हैं, शायद तब भी सैक हो जाए। तो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ मैड्रिड, तो देखना होगा। बट लाइक उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक और रिमाइंडर है कि उनकी जो हिस्ट्री है कि दिस इज समवन जो 25 साल से जायद से वो बड़े क्लब्स का हिस्सा रहा है, और एक वो प्रूवन कमोडिटी है, और वो उसने हर लीग में अपने आप को प्रूव किया हुआ है, मल्टीपल जगहों पे जाके चैंपियंस लीग जीती हुई है। तो उस ऐसे आई नो कि हम लोग कई दफ़ा एरिक टेन हाग भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर रहे हैं, डिफरेंट मैनेजर्स की बात करते हैं, जो नई शाइनी चीज़ है उसके बारे में लोगों का बड़ा शौक होता है, लेकिन एक्सपीरियंस स्टिल हैज इट्स वैल्यू। It does definitely, but this was a game to look out for। और अब दूसरी लेग में जाते हुए चेल्सी को डेफिनेटली बहुत बड़ा कमबैक मारना पड़ेगा, क्योंकि रियल मैड्रिड ने डोमिनेट किया। एल्सवेयर हमने आपको बताया कि रियल की भी डोमिनेशन रही बायर्न के खिलाफ, वो भी एक इंटरेस्टिंग गेम थी। बट क्विकली बिफोर क्लोजिंग द शो, अगर हम बॉक्सिंग की तरफ आएँ, आपको जैसे हमने बताया कि 63 साल बाद बॉक्सिंग की वापसी होने लगी है। क्यूबा प्रोफेशनल बॉक्सिंग में हिस्सा ले सकेगा। ओवरऑल अगर आप बात करें तो देयर हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इन बॉक्सिंग 1960s के बाद अब जाकर ये मौका उनको मिलेगा। लेकिन ओवरऑल कुछ डायनामिक्स ऐसे थे रीजन के जिसकी वजह से कुछ प्लेयर्स उनके प्रो नहीं जा सके, उस तरह के प्रोमोटर्स वहाँ पर नहीं थे। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त चैंपियंस भी देखे, अगर आप बात करें टियोफिलो स्टीवेंसन की, फीलिक्स सावॉन थे, हुलियो सीजर थे, बट वो प्रो जाते हुए फिर वो डायनामिक्स चेंज हो गए। लेकिन अब यही जो हसन जो नई डील है उसमें क्यूबा को वो एक्सेस तो दी जा रही है, और प्रोमोटर्स ये भी कह रहे हैं कि 80% शेयर बॉक्सेस को जाएगा और 20% ट्रेनर्स और जो मेडिक्स इन्वॉल्व होंगे उनको। तो कितनी खुशाइन बात है क्यूबा के लिए कि नाउ दे हैव अ चांस टू एक्चुअली गो प्रो। हाँ, वो आई थिंक कि बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, और क्यूबा में हमने यही देखा है कि ओवर टाइम उनकी जो ओलंपिक हिस्ट्री रही है, उनकी जो एमेचर बॉक्सिंग हिस्ट्री रही है, वो सबके सामने है। और लाइक वो हमेशा से उन्होंने मतलब कि उसमें बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया हुआ है। एंड आई होप कि ये जब बॉक्सिंग वाली चीज़ है जिनकी बेसबॉल की तरफ भी जाए, बिकॉज उसमें भी थोड़ा बहुत होना शुरू हो गया। बट इट यूज टू बी द केस कि वो जिस तरह कोल्ड वॉर में होता था कि उनको डिजर्ट करना पड़ता था दूसरे मुल्क जाने के लिए, और क्यूबा के लिए हमेशा के लिए खैर बात करना पड़ता था। तो अब दिस माइट बी मतलब कि एटलीस्ट एक स्टार्ट होगा आपका कि आपके क्यूबा के भी प्लेयर्स जो हैं और क्यूबा के स्पोर्ट्समैन थ्रू आउट द वर्ल्ड उस तरह से हिस्सा हो सकें, जो कि काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेसाइज रहे हैं। बट
एटलीस्ट दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हैं। डेफिनेटली स्टार्टिंग पॉइंट। हसन, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करे थे स्पोर्ट्स 360 में। क्यूबा के लिए बहुत खुशाइन बात है, अगर आप आखिरी टोक्यो गेम्स की बात करें तो 4 गोल्ड मेडल्स उन्होंने बॉक्सिंग में हासिल किए थे, तो डेफिनेटली फ्यूचर वहां पर नजर आता है। यही था आज का स्पोर्ट्स 360, मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज। Here he goes again. Ramzan Pakistan, Ramzan Pakistan.